स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे मार्स 2020 रोवर्स के बारे में, यानी कि परसिवियरेंस रोवर के बारे में। इसका नामकरण हो चुका है। तो ये परसिवियरेंस रोवर जो है, ये वीडियो मैं थोड़ा एडवांस में बना रहा हूँ, तो चांसेस है कि लॉन्च हो चुका होगा जिस टाइम ये वीडियो आप देख रहे होंगे, क्योंकि इसका लॉन्च है मतलब 2020 में ही लॉन्च करना था। और प्लांट इनका डेट मतलब खिसकता रहता है। तो अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय डेट है 30 जुलाई 2020। तो बहुत अच्छा चांस है कि जिस टाइम ये वीडियो आ रहा है और कोई और डिले नहीं होता वेदर उधर के चलते, तो ये लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसका टारगेट है कि कब ये मार्स पे लैंड करेगा। मार्स पे बगल में तो है नहीं, या चांद इतना नज़दीक तो है नहीं। तो ये 18 फरवरी 2021 के आसपास में इसको लैंड करना चाहिए, क्योंकि समझिए प्लानट के बारे में बात की जाए तो एक रेंज दिया जाता है, इससे आगे पीछे भी हो सकता है। और इसे लॉन्च किया जाएगा यूएलए का एटलस वी रॉकेट से 541 कन्फिग्रेशन में, मतलब काफ़ी हष्टपुष्ट तंदुरुस्त कन्फिग्रेशन है। और इसके दो इंसिग्निया बनाए गए हैं। तो यही इसी के बारे में हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे। तो आप ये समझिए कि अगर आपको इसका डिज़ाइन देख के लग रहा है ये तो क्यूरियोसिटी रोवर जैसा ही है। हाँ, ये यही है। क्यूरियोसिटी रोवर का डिज़ाइन में काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए गए थे। मतलब क्यूरियोसिटी से पहले रोवर्स थे वो सोलर पैनल पे चलते थे, और सोलर पैनल मार्स पे अच्छे से काम नहीं करता है। प्लस उस पे डस्ट कवर हो जाने पे वो स्वाहा भी हो जाता है। तो इसी कारण से न्यूक्लियर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया जा रहा है जो कि काफ़ी गर्म रहता है रेडिएशन के कारण। उससे एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर चल रहा है, उससे बिजली बना रहे हैं, आरटीजी जिसे हम लोग कहते हैं। तो क्यूरियोसिटी रोवर का डिज़ाइन उसके हिसाब से बनाया गया था। मतलब समझिए चैसी बनाई गई, उसमें पेलोड लगाते गए। और वो उसका साइज़ अगर आप समझते हैं तो समझिए टाटा नेजो जितना साइज़ का था वो। तो क्यूरियोसिटी रोवर का जो डिज़ाइन था वो टेस्ट हो चुका है। उन्होंने बनाया, लॉन्च किया, मार्स पे गया, लैंड किया, सक्सेसफुली चल पाया, तो सब चीज़ क्लियर हो चुका है। ये डिज़ाइन काम करता है और ये आने वाले कई जनरेशन तक इस्तेमाल किया जाएगा ये डिज़ाइन, क्योंकि ये बेस्ट था। प्लस अभी हमारे रॉकेट का जितना बड़ा डायमीटर है, क्यूरियोसिटी से भारी चीज़ भेजना पॉसिबल नहीं है। तो क्यूरियोसिटी का डिज़ाइन मतलब आने वाले टाइम में एटलीस्ट 2-3 और रोवर्स उसी डिज़ाइन पे जा सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी रोवर जब चल चुका है मार्स में, काफ़ी सारी चीज़ टेस्ट हो गया, लेकिन एक कमी उसमें सामने से आई। क्यूरियोसिटी रोवर में जो व्हील्स इस्तेमाल किए गए थे उसके एल्युमिनियम में मतलब उतना टिकाऊ नहीं पाया, पूरा व्हील्स डैमेज होने लगा है, छेद हो जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा चांस है कि अगर ये चलता ही रहा तो इनके व्हील्स ही पहले टूट सकते हैं। तो क्यूरियोसिटी का व्हील्स में जो जो गलती हुआ, उसको गलती कहना गलत होगा, मतलब जाके टेस्ट किए, क्योंकि ये बहुत भारी है, लगभग 1 टन के आसपास का है। तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से इनर्शिया तो बदलते ही रहता है, और इनर्शिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप किस जगह पे हो। तो उसी तरह परसिवियरेंस का व्हील को थोड़ा सा नैरो बनाया गया है और थिक किया गया है। इसका मतलब मेन आर्मर जो है वो थोड़ा थिक है, तो ये ज़्यादा लंबा टिकना चाहिए। यहीं पे सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ। बाकी सारा चीज़ पेलोड में तिगड़म उगड़म किया गया है, वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। मेन डिज़ाइन चेंज अगर आप देखना चाहेंगे तो व्हील्स पे किया गया है। और इसमें कैमराज और लगाए गए, लेकिन इसमें जो प्रोसेसर है, यानी जो इसमें एक्चुअल कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर है, वो मतलब करीब आज से 15-16 साल पुराना टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। वो ऐसा किया जाता है ताकि बड़े नोट्स का इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि हम लोग जो भी मोबाइल फ़ोन में छोटे-छोटे नोड के पीछे भाग रहे हैं, 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, ये इतने छोटे-छोटे नोड नो एटमॉस्फेयर वाले प्लैनेट में, यानी कि जहाँ मार्स है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर एकदम लगभग ना के बराबर है, वहाँ पे रेडिएशन बम्बार्डमेंट के कारण वो फ्लिप होता रहेगा। यानी आप ट्रांजिस्टर को सिग्नल भेजे ऑन रहो, और हाई एनर्जी पार्टिकल आके ज़बरदस्ती उसको ऑफ कर सकता है, या उल्टा भी कर सकता है। तो इसी कारण से रेडिएशन हार्डनिंग करना मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ के लिए मुश्किल होता है। और मेन कंप्यूटर लटक गया तो बाकी सारा चीज़ रिकवर नहीं हो सकता। तो मेन कंप्यूटर को रेडिएशन हार्डनिंग किया गया है। तो इसी कारण से टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, लेकिन जो कि क्यूरियोसिटी में भेज चुके हैं, काफ़ी सारा चीज़ सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसमें कैमरास की संख्या बढ़ा दी गई है और काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया। मतलब समझिए मेन वही हार्डवेयर, हार्डवेयर में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी है। ये एक्सपीरियंस का फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए समझिए नासा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था कि फिर से रोवर डिज़ाइन बनाओ, फिर से उनका स्काई स्क्रीन बनाओ, फिर से उनका हीट शील्ड बनाओ, लेकिन ये सब चीज़ को लेके जो क्यूरियोसिटी में काम कर जाओ उसे पॉलिश किया गया है। तो लैंडिंग के दरमियान भी अब पूरा कैमरा उसका रिकॉर्डिंग करता रहेगा, तो उसका चांसेस है कि अगर सिग्नल सही से ट्रांसमिट हो जाता है तो बहुत अच्छे से हम लोग को नासा मतलब लैंडिंग के कुछ दिन बाद वीडियो बना के दे देगा कि कैसे एक्चुअल लैंडिंग हुआ था। तो काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए गए, ऐसा नहीं समझिए कि मतलब ये लिए पूरा नया बनाया, इसीलिए एकदम डिक्टो कॉपी लग रहा है। सबसे बड़ा अंतर जो आप बता सकते हो वो व्हील्स में है। अब बात करते हैं, ये एक लंबा मिशन का नींव रख रहा है। उसमें सबसे बड़ा बात है ये सैंपल कलेक्शन ट्राई करना चाह रहे हैं। सैंपल कलेक्शन के मामले में हम लोग सबसे बेस्ट रहे हैं मून के केस में, क्योंकि चांद पे जब अपोलो मिशंस गए थे तो 100-150 किलो में मतलब पत्थर लाए थे, और वो अभी तक लैब में रिसर्च पे रिसर्च होता है, क्योंकि हम लोग का इक्विपमेंट बेटर होते चला जाता है और हम लोग और गहराई में उतर पाते हैं। और ऑब्वियसली आप डिस्ट्रॉय करके तो उसको स्पेक्ट्रोग्राफ नहीं करना चाहिए। एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया और स्पेक्ट्रोग्राफ का रेजोल्यूशन कम था, आप लटके रह जाओगे। इसीलिए उसको नॉन डिस्ट्रक्टिवली जितना टेस्ट कर सकते हैं करते
बढ़ते जा रहे हैं और हर हमेशा हम लोग की नई टेक्नोलॉजी आती है कुछ साल बाद, फिर से और मतलब वही जो 100 किलो है 1969 में लाया गया उसी में और डिटेल मिल जाता है। तो वैसा मार्स के साथ भी करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ये समझिए ये इस मिशन में तो नहीं होने वाला, ये नासा और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलकर साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। उनको पहले से पता है एक मिशन में ये नहीं किया जा सकता। तो तिगड़म यह है कि क्यूरियोसिटी रोवर में इस तरह के खूब सारे कैप्सूल दिए हुए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर का ड्रिल करेगा, ड्रिल करके जो सैंपल निकालेगा वो चाहे तो एनालिसिस कर सकता है जो उसके पास इक्विपमेंट है, या उसे इस तरह के कैप्सूल में वो डाल के सील करके उसका मार्किंग करके, मतलब उसमें हर कैप्सूल जो रखा हुआ है क्यूरियोसिटी रोवर में, क्यूरियोसिटी बोल रहा हूँ परसेवरेंस रोवर में, उस पर एक नंबर मतलब समझिए कि आईडी टाइप जैसा है, उसको स्कैन करके हम कहाँ पे मतलब टैगिंग करके इस जगह से ये सैंपल है और इसको वो वापस गिरा सकता है ज़मीन पे। और वैसे करने से फिर दूसरा लॉन्च किया जाएगा जिसमें एक लैंडर एक रोवर रहेगा। ये रोवर एकदम छोटा रहेगा, इसका सिर्फ एक काम करना है, ये सोलर पैनल पर चलेगा, एकदम सिर्फ एक काम जाके कलेक्ट करके उठा के ले आना है और कुछ नहीं करना। और ये सब पेंसिल है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है ना ही ज़्यादा भारी है। और ये सब कलेक्ट करके इसमें एक रॉकेट रहेगा, यानी कि जो लैंडर रहेगा, लैंडर में एक रॉकेट है, रॉकेट में भरा जाएगा और फिर से लॉन्च किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट पे, यानी कि लो मार्शियन ऑर्बिट पे। लो मार्शियन ऑर्बिट पे एक ऑर्बिटर रहेगा जो उसको कैच करेगा और उसके बाद वापस धरती की तरफ भेजेगा। तो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा प्लानिंग किया गया है इसके लिए। और ये पहला स्टेप है, मतलब समझिए अभी कौन सा लैंडर बनेगा उसका कोई आइडिया नहीं है, कौन सा रॉकेट बनाया जाए कोई आइडिया नहीं। मतलब ये प्लान, मतलब इनको पता है कि टाइम बहुत लगने वाला है, तो वेट ना करने के लिए ये मतलब ऐसा करती है, ठीक है ये मिशन तो जा ही रहा है, इसमें ये भी लटका दो साथ में और तब तक हम लोग और चीज़ फिगर आउट करेंगे। तो वही समझिए सेकंड मिशन में होगा लैंडर और रोवर भेजा जाएगा, फिर लैंडर मतलब जो सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, जो अभी किया जाएगा उसको मार्क किया जाएगा और अलग अलग जगह पे चित्राया जाएगा। और जितना हम लोग मार्स का स्टडी कर चुके हैं, हिसाब ये आया है कि मार्स में अगर कुछ आप रख देते हैं कहीं लंबे समय तक उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो यही समझिए। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, सैंपल से उतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात है कि अगर हम लोग एक एक्चुअल रॉकेट लॉन्च करते हैं मार्स से, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल जाएगा। जैसे उसका मैक्स क्यू कब होता है, अभी तक हमारे पास सिर्फ कंप्यूटेशनल मॉडल है, बहुत एक्यूरेट है लेकिन सिर्फ कंप्यूटेशनल मॉडल है। ये जब एक्चुअली कोशिश करेगा रॉकेट लॉन्च करने का सरफेस से, बहुत सारा डेटा हम लोग को मिल जाएगा। तो इसलिए इसका भी मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं दो इसके सबसे इंटरेस्टिंग बात में, यानी कि इसमें मॉक्सी डाला गया है, यानी ये गोल्डन बॉक्स जो है इसका काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उससे ऑक्सीजन निकाल के दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर फेंक देगा। तो ये काम करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट बात है, इतना इंटरेस्टिंग बात है, इसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ पहले से, नीचे से डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और ये मतलब मॉक्सी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये ज़रूरी है ये काम करे, क्योंकि अगर ये नहीं काम कर पाया तो मार्स मिशन रुक जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कब तक रहेंगे और कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं वो नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हीट कैटलिस्ट का फ़ायदा उठा के, ये दोनों का फ़ायदा उठा के एक अच्छे से स्प्लिट कर देता है। हीट कैटलिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, आउटपुट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो वो करके ऐसे आप हिसाब ये बनाया जा रहा है कि ये अगर सक्सेसफुल है इसका बड़ा भाई भेजा जाएगा और उसका काम होगा सिर्फ ऑक्सीजन कलेक्ट करो, ताकि रॉकेट लॉन्च के लिए, क्योंकि कई हज़ार लीटर लगते हैं रॉकेट लॉन्च के लिए, तो वो सब आप कैरी नहीं कर सकते धरती से, तो इसका काम करना एकदम ज़रूरी है। डिटेल वीडियो बन चुका है। फिर दूसरा बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मिशन भी डाला जा रहा है, यानी जिसमें नासा को भी भरोसा नहीं है कि वो ठीक से काम करेगा कि नहीं। ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ट्राई मारे थे हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। मतलब इसे हाई रिस्क में किया जा रहा है, इसीलिए इसमें ज़्यादा पेलोड्स नहीं पोते गए हैं, एकदम बेसिक है। और ये एक हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है, इसका मेन इसमें डुअल रोटर इसलिए दिया गया, टेल रोटर तो है नहीं, टेल रोटर के बिना वो स्पिन करने लगेगा, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, आप क्लॉकवाइज घुमाओगे आप काउंटर क्लॉकवाइज आपकी बॉडी घूमने लगेगी। तो दोनों है, ताकि एक क्लॉकवाइज घूमता है काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले टाइम में इसके बड़े भाई का इस्तेमाल करके मतलब खूब ज़्यादा एरिया कवर कर सकेगा। रोवर बहुत धीरे चलता है, रेंग रेंग के चलता है, तो ये ज़्यादा एरिया को फटाफट कवर कर सकता है। और प्लस जब इंसान को भेजा जाएगा तो ये सब का इस्तेमाल करके स्काउट किया जा सकता है एरिया को, तो काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ये दो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है और दोनों पे डिटेल्ड वीडियो है पहले से। अब बात करते हैं इस जनरली आप मार्स के जितने रोवर्स उसको देखें उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है उतना, क्योंकि एक्चुअली वो कुछ है नहीं, बस जा रहे हैं हम पत्थर देख रहे हैं, जा रहे हैं पत्थर का फोटो खींच रहे हैं, जा रहे हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कर बहुत चीज़ रहे हैं, लेकिन ये सब टेक्निकली साइंटिफिक बुक में जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया में जाएगा, कोई खास लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और इसका कारण है कि मतलब साइंस हमारे लिए बनाया जा रहा है, मतलब बस जितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि साइंस बुक में लिख सकें, वो इसलिए कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी अच्छी या बुरी हो सके। तो वैसे हालात में सिर्फ साइंस के लिए फोकस करने में लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। इस बार जो ये मिशन भेजा जा रहा है, क्यूरियोसिटी बहुत चीज़ सिखा दी हम लोग, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन यहाँ पे इस मिशन का पूरा फोकस अगर आप देखना चाहेंगे तो हर चीज़ ऐसा है कि इंसान को अब कैसे लैंड करा, ये समझिए। इसीलिए इसमें मॉक्सी भेजा जा रहा है, इसके मतलब इसमें जो
कैलिब्रेशन है, यानी कैमरा को कैलिब्रेट करने के लिए जो सैंपल साइज़ है उसमें से जो स्पेस सूट के फैब्रिक होते हैं वो सब लगाया गया है। और ये फैब्रिक मार्स का एक्सपोजर को चेक करेगा कि हम लोग सोचे, जैसे मान लीजिए सोच ले कि ये स्पेस सूट वहाँ जाके 2 साल तक टिक सकता है, पता चला कि वहाँ का रेडिएशन इन्वायरमेंट सूट को पहले ही बैंड बजा देता है, वो सब जानना ज़रूरी है। वो मतलब जाके पता चले उससे पहले ही पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये सब सैंपल भेजे जा रहे हैं जो वहाँ पे चेक करता रहेंगे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से क्या होता है। और कैमरा का भी कैलिबर मतलब 2 इन 1 हो जा रहा है। प्लस इसके मेन मास्ट में एक सेंसर है मीडी करके, MEDA, मेडा करके ये सेंसर है। और इसका काम ये नहीं है कि मतलब विंड है कि नहीं, वो सब हम लोग पहले से कर चुके हैं, हमारे पास सैटेलाइट है, सब चीज़ पता कर लेते हैं। हिसाब ये है कि वो कितना कोर्स है, कितना रेडियो एक्टिव है, मतलब इंसान को उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये पूरा मिशन जो बनाया जा रहा है इसमें कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिनका एक ही काम है, इंसान अब कैसे आए। मतलब अब साइंस वाइंस हो गया, ठीक है, जितना करना था कर लिया, अब इंसान का व्यवस्था करो, ऑक्सीजन का व्यवस्था करो, उड़ा सकते हैं कि नहीं ड्रोन उसका व्यवस्था करो। उसका मतलब डस्ट स्टॉर्म का एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या है जो इंसान को फ़र्क पड़ेगा, मतलब हैबिटेट कितना मजबूत बनाना पड़ेगा, वो सब जानने के लिए ज़रूरी है। तो ये सब पे फोकस किया जा रहा है। प्लस इसमें नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन का बैकबोन रखा जाएगा, क्योंकि मतलब जो रेडियो कम्युनिकेशन पहले गया था वो बहुत स्लो है, बहुत लो बैंडविड्थ था। अब जो भेजने की कोशिश की जा रही है वो मतलब समझिए एक स्टेप नीचे है लेज़र से, या शायद लेज़र भी भेज डालें। तो उससे होगा कि ज़्यादा हाई बैंडविड्थ का कम्युनिकेशन हो पाएगा, क्योंकि ज़रूरी है। अभी का जो कम्युनिकेशन है, एक नेटफ्लिक्स का पिक्चर भेजने में 1 महीना लग जाएगा। तो हिसाब वही है कि ये काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी को इस मिशन में टेस्ट किया जा रहा है। तो ये था मेरा वीडियो मार्च 2020 परसेवियरेंस रोवर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।